हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे हमारे 10th क्लास का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बच्चे कहेंगे कि सर आप हमें ये बताओ कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हम तो जानते ही नहीं है सर केमिकल रिएक्शन को। तो ठीक है, हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हम कहेंगे कि देखो ऐसा होता है कि अगर कहीं पर हो रहे हैं केमिकल चेंजेस, क्या बोला मैंने, अगर कहीं हो रहे हैं केमिकल चेंजेस तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी ने 4 या 5 केमिकल चेंजेस हमें बताए हैं और वो हमें थोड़ा सा लर्न करने हैं, याद करने हैं। पहला तो बताया है कि अगर आप स्टेट में चेंज हो रहा है, चेंज इन स्टेट। कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो स्टेट ही नहीं पता। तो देखो स्टेट ऐसा होता है, मैटर की होती है स्टेट, या तो सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकता है या फिर कोई क्या हो सकता है, लिक्विड। अगर उनमें चेंजेस आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि वो केमिकल चेंज है। दूसरा आता है आपका चेंज इन कलर। अगर कहीं आपके कलर में चेंज आ रहा है, पहले आपने कुछ लिया था और बाद में उसका कलर कुछ और हो गया, तो बताइए वो क्या हो जाएगा, चेंज इन कलर। या फिर आपका चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कि वह केमिकल चेंज है। और फिर फोर्थ नंबर होता है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ बच्चे कहेंगे सर एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो देखो बेटा एवोल्यूशन का मतलब होता है बनना, बनना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई गैस बन रही है तो मैं उसको क्या कहूँगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। या फिर लास्ट होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट है ना। इस ये वाला वर्ड आपके 2 बार आएगा, एक तो फर्स्ट चैप्टर में आएगा और एक सेकंड चैप्टर में आएगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो एनसीईआरटी ने ये सब कुछ लिखे हुए हैं। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं या इनमें से कुछ भी होता है तो बताइए इनको मैं क्या कह सकता हूँ, इनको कहता हूँ मैं कि ये भैया कौन से चेंजेस हैं आपके, ये हैं केमिकल चेंजेस। अगर ये होती हैं तो मैं उस रिएक्शन को क्या कहूँगा, तो मैं उस रिएक्शन को कहूँगा कि वो रिएक्शन कैसी है, केमिकल रिएक्शन है। अब देखो भाई सबसे पहले एनसीईआरटी ने ये कहा था कि हम लेते हैं एक मैग्नीशियम का रिबन। किसका रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम का रिबन। और अगर मैं मैग्नीशियम के रिबन को जलाता हूँ, बर्न करता हूँ, क्या करता हूँ, बर्न, और बर्न करूँगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करूँगा। हमेशा एक बात याद रखना, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को बताता रहूँगा कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को बर्न कर रहा हूँ, है ना, तो बर्न करने का मतलब है मैं उसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, रिएक्शन। और रिएक्शन करवा रहा हूँ O2 के साथ, रिएक्शन विद O2, इसको आप याद कर लो, है ना, है ना। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं करवाऊंगा ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखो बेटा ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ठीक है, करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, तो बनता है MgO। क्या बनता है, MgO। अच्छा MgO का नाम क्या है, MgO को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो इसका नाम लिखो एक बार, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एनसीईआरटी ने बड़े ही अच्छे से कहा हुआ है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर मिलता है। कैसा पाउडर मिलता है, वाइट पाउडर, है ना, वाइट पाउडर मिलता है। और जो मैग्नीशियम होता है ये जलता है ना, जलता है। कैसे जलता है, ये जलता है डेजलिंग फ्लेम के साथ। कौन सी फ्लेम होती है, डेजलिंग, डेजलिंग फ्लेम। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये चलता है डेजलिंग फ्लेम के साथ। तो ये जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी रिएक्शन हुई है, ये हुई है आपकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है आपके के लिए कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये है केमिकल रिएक्शन। और फिर एनसीईआरटी कहती है कि केमिकल रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी होती है तो हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन का। किसका यूज करते हैं भाइयों, केमिकल इक्वेशन का। तो सर अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सर केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता, अगर मैं एलिमेंट्स को उनके सिंबल के रूप में दिखा दूं तो वही क्या हो जाया करता है, वो हो जाता है मेरा केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, MgO, ये हो गया। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा केमिकल इक्वेशन। ये हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के बाद में एनसीईआरटी कहती है कि एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। सर कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, देखो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास है वह हमें ये कहता है कि आपके रिएक्टेंट, क्या होगा आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और क्या होंगे, प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स ने भाग लिया है,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जितने भी एलिमेंट ने भाग लिया है उन सभी एलिमेंट्स की संख्या, उन सभी एलिमेंट्स की संख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितने भी आपके रिएक्टेंट में होंगे उतने ही किस में होंगे, आपके प्रोडक्ट में होंगे। तो अब आप कहोगे सर हमें तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ही नहीं पता। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन को अच्छे से डिफ़ाइन करूँ, किसको डिफ़ाइन करूँ अच्छे से, अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन को अच्छे से डिफ़ाइन करूँ तो केमिकल रिएक्शन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसके कितने पार्ट होते हैं भाई? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है आपका जो केमिकल रिएक्शन होती है, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है यार, हाँ अब सही है। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, है ना। कौन कौन से होते हैं सर? जो इधर होते हैं उनको तो कहते हैं हम रिएक्टेंट। क्या कहते हैं भैया? रिएक्टेंट। सर बीच में होता है एरो, और सर जो इधर होता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। क्या क्या कहते हैं भैया? प्रोडक्ट। जैसे अगर ए प्लस बी हैं तो ए प्लस बी को क्या कहूँगा मैं? रिएक्टेंट कहूँगा। और ए प्लस बी मिलकर क्या बनाएंगे? तो ए प्लस बी मिलकर बनाते हैं आपका सी प्लस डी। तो देखो भाइयों यहाँ पर जो ए प्लस बी हैं वो क्या है मेरे? वो है रिएक्टेंट। और सी प्लस डी हैं वो क्या है मेरे? प्रोडक्ट हैं। रिएक्टेंट को हमेशा ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ने कहा हुआ है कि रिएक्टेंट को लिखते हैं हम एलएचएस में, एलएचएस। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इसको रखते हैं हम आरएचएस। आप देख लो आपका राइट हैंड कहाँ है, किधर है? राइट हैंड हमारा इधर होता है तो हम उसको उसमें प्रोडक्ट को लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड में हम लिखते हैं आपके रिएक्टेंट को, है ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि एक एग्जांपल देती है हमें। एग्जांपल होता है आपका FeSO4 वाला, ये वाला Fe+H2O वाला, Fe+H2O। और ये कहती है कि देखो क्या बन जाता है यहाँ पर, Fe+H2O की अगर मैं अवक्रिया करवाता हूँ तो बनता है मेरा Fe3O4, और क्या बन जाता है आपका H2। तो एनसीईआरटी हमसे कहती है कि भाई देखो ऐसा है, यहाँ फेरस कितने थे? 1। यहाँ फेरस कितने हैं? 3। वाई कैसे? ये कैसे हुआ भाई? कैसे हो गया ये? क्यों? क्योंकि अभी तो आप कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बता रहे थे, और कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में ये बता रहे थे कि जितने एलिमेंट इधर होते हैं उतने ही एलिमेंट इधर होते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 फेरस और कैसे बढ़ गए? तो फिर एक शब्द आता है, और शब्द का मीन्स होता है बैलेंसिंग। क्या होता है भाई? मैं लेके आता हूँ बैलेंसिंग को, बैलेंसिंग ऑफ। और बैलेंसिंग किसकी होती है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपके 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैलेंसिंग करना बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आता, बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सरल लगता है, क्योंकि सिंपल है ये केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर। तो सर आप ऐसा करो, एक रिएक्शन को बैलेंस करके बता दो, उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है भाई, इसी रिएक्शन को देखते हैं। तो कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को आप एक बार अच्छे से देख लेना कि कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं। पहला नियम तो ये होता है कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, क्या बोला मैंने? जो भी हमारी होती है केमिकल रिएक्शन, तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे, और रिएक्टेंट में एलिमेंट होंगे, और प्रोडक्ट में भी क्या होंगे? एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट्स के ऊपर एक बॉक्स बना दो। क्या बना दो? बॉक्स। रिएक्शन को लिखो दोबारा से, Fe+H2। लिखने में कंजूसी मत किया करो भाई, लिखने से ही चीज़ें याद होती हैं। Fe3O4 प्लस आपका बन जाएगा H2। बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दिया, बॉक्स बना दिया, और बॉक्स बना दिया। ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर? तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है कि सबसे पहले वहाँ जाइए, सबसे पहले उस कंपाउंड पर जाइए। कहाँ जाइए? सबसे पहले उस कंपाउंड पे जाइए जहाँ सबसे ज़्यादा क्या हो? एटम। जहाँ सबसे ज़्यादा क्या हो? एटम। और एटम क्या होता है सर? एटम बोलते हैं अकेले एलिमेंट को, सिंगल एलिमेंट को क्या बोलता हूँ मैं? एटम। सिंगल एलिमेंट को क्या बोलता हूँ मैं? एटम बोलता हूँ। तो बताओ यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? सर 1 है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है? सर 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। टोटल कितने हो गए? 3। यहाँ पर कितने हैं? सर 3 तो फेरस हैं और 4 ऑक्सीजन। कितने हो गए टोटल? 7। यहाँ पर कितने हैं?
सर सिर्फ 2 हाइड्रोजन। तो बताइए मैं सबसे पहले कहाँ पे जाऊँगा, तो सर आप सबसे पहले जाओगे यहाँ पर Fe3O4 की जगह। या मैं Fe3O4 के पास जाता हूँ तो Fe3O4 में भी तो एक मेन बात तो ये होगी कि सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होंगे एटम पहुँच गए। अब वहाँ पे जाने के बाद दूसरी बात ये है कि उस कंपाउंड में भी ये देखेंगे, क्या बोला मैंने, उस कंपाउंड में भी हम ये देखेंगे कि किसके पास कि किस एलिमेंट के ज़्यादा एटम है। तो बताइए Fe3O4 में भी Fe के ज़्यादा हैं कि ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं। किसके ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन। मैं बोलूँगा ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं तो ऑक्सीजन को ही क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो बताइए रिएक्शन लिख दो दोबारा Fe प्लस H2O और क्या हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। तो बैलेंस करो, बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन इधर कितनी है, ऑक्सीजन इधर है 1, ऑक्सीजन इधर कितनी है 4। अब आप बता दो मुझे इधर 4 करना है तो क्या करूँगा सर 4 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने इधर 4 का मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, तो सर हाइड्रोजन हो गए हैं इधर 8। अगर हाइड्रोजन इधर 8 हो गए हैं तो इधर हाइड्रोजन को 8 करना है तो क्या करना पड़ेगा सर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। बताइए हाइड्रोजन इधर भी कितने हो गए 8 हो गए, वेरी गुड। अब बताओ फेरस इधर कितनी है, सर फेरस इधर 1 है। तो बताओ मुझे फेरस इधर कितनी है, जब फेरस इधर 3 है तो तब क्या करना पड़ेगा सर, सीधी सी बात है, किसका मल्टीप्लाई कर दो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दूंगा मैं, कर दूंगा। और आप देखते हो मैंने जैसे ही इस रिएक्शन को लिखा है, इस रिएक्शन को ज़रा ध्यान से देखना अच्छे से, जैसे ही मैंने इस रिएक्शन को लिखा है ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। क्या हो चुकी है भैया, बैलेंस। सर बैलेंस कैसे हुई समझ में नहीं आया। अरे भैया फेरस कितने हो गए 3, इधर फेरस कितने हैं 3। यही तो कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास कि एलिमेंट्स की संख्या क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 8, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 8 और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, सॉरी इधर हाइड्रोजन कितने हैं 8, उधर हाइड्रोजन 8 हैं, इधर ऑक्सीजन 4 हैं, उधर भी ऑक्सीजन 4 हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन चार प्रकार की होती है। पहला जो टाइप होता है वह तो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है रिएक्शन इन विच, क्या बोला मैंने, रिएक्शन इन विच, लिखा करो भाई चीज़ों को है ना अच्छे से, रिएक्शन इन विच 2 or more product are combined and form one single, यही से आता है कंसेप्ट वन सिंगल प्रोडक्ट। मतलब अच्छा सर आप ये कहना चाहते हो कि एक या दो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, एक सिंगल क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, उसको मैं क्या कहूँगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखते चलना भाई, जिसके पास नोट्स नहीं है ना समझ में आएगा अच्छे से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है सर, इसके एग्जांपल बता दो। तो मैं इसके एग्जांपल में जो पहला एग्जांपल हमारे पास आता है वो पहले एग्जांपल का क्या नाम है भाई, पहले एग्जांपल होता है हमारा, आप लिख लो पहले एग्जांपल को कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। NCERT के है ना सारे एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है सर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होता है कि सर H2 प्लस O2 दोनों रिएक्शन करके क्या बना देते हैं H2O, क्या बना देते हैं भाई H2। अच्छा सर यहाँ रिएक्टेंट की संख्या कितनी है, रिएक्टेंट की संख्या 2 है। प्रोडक्ट की संख्या कितनी है कि सर प्रोडक्ट की संख्या तो 1 है। तो बताइए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल होता है बर्निंग ऑफ कॉइल, बर्निंग ऑफ कॉइल। सो बर्निंग ऑफ कॉइल कैसे लिखेंगे, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बर्निंग का मतलब क्या होता है, बर्निंग का मतलब होता है आपका कि कार्बन की रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कॉइल का मतलब क्या होता है कार्बन। तो बताओ ये क्या बन जाएगा यहाँ से CO2। बताइए कितने रिएक्टेंट हो गए 2, कितना प्रोडक्ट है 1। तो देखो एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, तो एक सिंगल प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है सर, तीसरा एग्जाम्पल होता है आपका, क्या होता है तीसरा एग्जाम्पल, नहीं या तीसरा एग्जाम्पल देखने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कॉइल नहीं सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, आप भटका देते हो मुझे। मैं आपको बताना चाहूँगा CaO, जब मैं CaO की रिएक्शन करता हूँ किसके साथ, वाटर के साथ, तो बन जाया करता है CaOH का होल ट्वाइस। और यहाँ सर हीट और निकलती है, हीट
है ना। एनसीईआरटी में दी हुई है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ये है कि CaO का नाम क्या है सर, हमको तो पता है सर, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो ये तो इसका केमिकल नेम है, लेकिन घर पे इसको क्या बुलाते हैं, घर का नाम होता है ना सबका, तो इसके घर का नाम क्या है, क्विक लाइम। क्या बुलाते हैं भाई इसको, क्विक लाइम। बताओ इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा इसके घर का नाम क्या है, इसके घर का नाम होता है लाइम वाटर। क्या होता है भैया, लाइम वाटर। सर इसके दो नाम होते हैं, एक और नाम होता है स्लैग्ड लाइम। क्या होता है भाई, स्लैग्ड लाइम। सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से रहेंगे एक एक नंबर के, है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। जब हम क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो बताइए क्या बन जाया करता है, वो स्लैग्ड लाइम बन जाता है ना। और क्या बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। इसको हम बाद में देखेंगे कि ये एग्जाम्पल है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का भी, बाद में देखेंगे। लेकिन उसके बाद आता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी क्या आती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती है हम तोड़ते हैं चीज़ों को, तो वन सिंगल रिएक्टेंट है ना, इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन होकर क्या बना देता है, 2 और मोर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है बच्चों, 2 और मोर प्रोडक्ट आपका बनाएगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो सर हमें तो पता है कि ब्रेक डाउन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी 3 फॉर्म में वो दे सकता है। एनसीईआरटी ने 3 चीज़ें कही गई हैं। अगर आप एनर्जी को दे रहे हो हीट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, तो हम बोलेंगे उसको थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे भैया, थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर सर आप हीट को दे रहे हो किसकी फॉर्म में, अगर मैं हीट को दे रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो उसको मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोलाइसिस। और अगर मैं हीट को दे रहा हूँ आपके लाइट के फॉर्म में, तो उसको मैं बोलूँगा फोटोलाइसिस। और अगर किसी ने अच्छे से चीज़ों को देखा हुआ तो वो समझ पा रहा होगा कि ये सब 3 रिएक्शन ही तो दी गई हैं एग्जाम उसमें, एनसीईआरटी में। अब तीनों रिएक्शन को मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, अब थर्मल डिकम्पोजिशन में भी 3 कहे गए हैं, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर। ए नंबर क्या होता है सर, ए नंबर होता है फेरस सल्फेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो अब देखो डिकम्पोजिशन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, हीट को दिखाते हैं ट्रायंगल से, पता होगा। और किस केस में टूट जाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। रिएक्शन याद करनी पड़ेंगे भैया। ये क्या होता है, फेरस सल्फेट। ये क्या होता है, ये होता है मेरा फेरस ऑक्साइड। ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और दूसरा एग्जांपल क्या होता है सर, दूसरा एग्जांपल होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को आप तोड़ दो, किस में टूट जाएगा, CaO प्लस CO2। अरे सर ये तो देखा था अभी, क्या कहाँ देखा था, सर ये क्विक लाइम है। क्या नाम है इसका, क्विक लाइम। और सर ये क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है उसका, कैल्शियम कार्बोनेट। सर कैल्शियम कार्बोनेट का घर का नाम नहीं है ना घर का नाम, क्या बोलते हैं इसको, लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं भैया, लाइम स्टोन। सर तीसरा क्या है, आपने 3 बताए थे, तो तीसरा होता है आपका लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। याद करने से होगा भैया, PbO प्लस NO2 प्लस O2। सबके नाम बता दो एक बार। ये क्या होता है, ये होता है लेड नाइट्रेट। सर इसका घर का नाम, अरे यार सबका घर का नाम थोड़ी होता है, ये लेड नाइट्रेट है। ये क्या होता है, लेड ऑक्साइड। ये क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसको आप जानते हो, हमेशा लेते हो, क्या होता है ये होता है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है ना। ठीक है, तो बाकी बची 2 रिएक्शन को हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि चार्ज हो चुका है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक करना है ना, कमेंट करना है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस 6-7 महीने हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे किसमें, हमारे साइंस में, ठीक है ना। आप सबका थैंक्स यू। ओके।